हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं, मुलाकात कराते हैं। अफगानिस्तान के हालात हर दिन बदल रहे हैं और ऐसा लगता है कि तालिबान किसी भी दिन शायद काबुल पर हुकूमत शुरू कर देंगे, लेकिन फिर कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद अभी टाइम लगेगा। अमेरिका ने अब भी अफगानिस्तान की हुकूमत को एयरफोर्स की सपोर्ट दी हुई है। तालिबान के खिलाफ बमबारी में वो अब भी वहां पर है और उसके कुछ फौजी अभी बाकी हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 31 अगस्त तक सारे फौजी चले जाएंगे। हालांकि सभी फौजियों की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि 650 फौजी उनकी एम्बेसी की सिक्योरिटी के लिए काबुल में चाहिए और उसके अलावा काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए भी वो जो एक बात चली थी, तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी करेगा नहीं करेगा, उसमें बीच में अभी तक मामला अटका हुआ है क्योंकि तालिबान ने उसकी मुखालिफत की है। इसके अलावा भी हर दिन बहुत सी खबरें अफगानिस्तान से आ रही हैं, जिनको समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं असद मिर्जा। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप एक लंबे अरसे तक खलीज टाइम्स और बीबीसी के लिए काम कर चुके हैं और कई और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया है। इसके अलावा अब वो इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज पर वीकली कॉलम लिखते हैं, जो बहुत सी जबानों में मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ अखबारात में छपता है, जिसमें अब भी मिडिल ईस्ट के कुछ अखबारात शामिल हैं। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि अब इस वक्त जो सूरत हाल अब तक जहां पहुंचा है अफगानिस्तान, उसको आप किस जगह देख रहे हैं? क्या कुछ है? क्या जिस तरह से तेजी से वो हुकूमत 1996 में बनी थी तालिबान की, उस जैसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती? हाँ, खुद वो दावा करते हैं कि 85% इलाके पर कब्जा हो गया, कभी 90% कहा जाता है और उन्होंने पिछले दिनों ये भी दावा किया था कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं उसका 95% उनके कब्जे में है। यानी ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान जो उनके बॉर्डर लगते हैं वो उनके कब्जे में। अब आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बन रही है? कब बन रही है? किस स्टेज में आप पा रहे हैं इस वक्त सूरत हाल? शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए, दरअसल अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो रोज़ बरोज़ पेचीदा होती चली जा रही है और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस तरीके से तालिबान ने शुरुआती दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर अपना कब्जा करना शुरू किया था, उसमें थोड़ी सी अब उनको मज़ाहमत पेश आ रही है और उनकी जो आगे के एडवांसेस थे उसमें भी कमी आती चली जा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ वो जैसा कि उनका दावा था कि वो मुल्क के 85% हिस्से पर काबिज हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और ताज़ा इत्तलात के मुताबिक कल रात को ही उन्होंने निमरोज़ रियासत के दारुल हुकूमत दरकंज के ऊपर जो है अपना कब्जा कर लिया है। और इसके साथ मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि दरअसल जो 85% हिस्से की बात हो रही है कि जिस पर तालिबान का कब्जा है, वो 85% हिस्सा अफगानिस्तान का दही इलाका है। अभी तक तालिबान जो है, जो बड़े शहरों में से सिर्फ लश्करगाह के ऊपर जो है और एक और दूसरे शहरों पर वो काबिज होने पर कामयाब हो पाए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो अफगानी फ़ौज है और जो उनको अमरीकी फ़ौजियों की हिमायत हासिल है, वो ज़्यादातर बड़े शहरों में ही हासिल है उनको। और वहाँ बड़े शहरों में जो अफगान तालिबान मुखालिफ जो एक समा बनता नज़र आ रहा है, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि इन शहरों में जो लोग आबाद हैं, वो ज़्यादातर मगरबी प्रो वेस्ट लोग हैं या मगरबी नज़रिए से मुतासिर लोग हैं और वो लोग हैं जो कि ज़्यादातर मौजूदा और पिछली अफगानी हुकूमतों के साथ हमेशा शामिल रहे हैं। तो उनको एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि वो लोग हैं जो अफगानिस्तान पर काबिज थे, काबिज हैं और काबिज रहेंगे। और तालिबान जो है उनको एक सख्त जो है मुज़ाहमत पेश कर रहा है। और जैसा कि आपने फरमाया कि 1996 की तरह हो सकता है कि तालिबान की हुकूमत कायम हो जाए। और यहीं पर मैं साथ में एक और बात कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा तासुब लगता है कि तालिबान जो है वो भी खुद अब 2 धड़ों में जो है या 2 हिस्सों में बँटते नज़र आ रहे हैं। एक तो वो जो कि जंगजू हैं और जिनका मकसद लड़ाई के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर कब्ज़ा करना है, और एक दूसरा उनका जो बड़ा ग्रुप है वो
مصالحتی طریقے سے، جیسا کہ دوحہ ایکارڈ کے تحت میں دوحہ میں بات چیت کا ذریعہ جو شروع ہوا تھا، تو وہ اس ذریعے سے ایک عوامی اور جمہوری طریقے سے حکومت پر قابض ہونا چاہتے ہیں. تو ان دونوں جو دھڑوں کے بیچ میں جو آپسی خشمشار یا آپسی لڑائی چل رہی ہے، اس سے اس کا ایک بہت منفی اثر جو ہے وہ طالبان کی جو پیش رفت ہو رہی ہے اس پر پڑ رہا ہے. لیکن جس طریقے سے طالبان آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے لگتا یہی ہے کہ جلد آج نہیں تو کل وہ زیادہ تر ملک کے بیشتر حصوں پر جو ہے وہ قابض ہونے پر کامیاب رہیں گے. اچھا، جو بین الاقوامی سطح پر جو کوششیں چل رہی ہیں، ابھی حال ہی میں افغانستان کے فورن منسٹر نے بھارت کے فورن منسٹر کو ایس جے شنکر سے بات کی، اور اس کے فوراً بعد یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ایک ایمرجنسی میٹنگ ہوئی. اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بھارت ایک طرف تو طالبان سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ فروری 2020 میں جب ایکارڈ ہوا تھا امریکہ اور طالبان کے بیچ، اس وقت بھی ہمارے نمائندے وہاں پر تھے. اس کے بعد بھی ابھی تہران میں جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ایس جے شنکر ماسکو جاتے ہوئے وہاں ملے بھی تھے. کیا کچھ صورتحال ہے؟ کیا بھارت کی اوورال جو افغانستان کی پالیسی ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کیسی ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت صحیح ہے کہ کسی بھی حکومت کو ہر سطح پر ہر گروپ سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن آپ اس وقت بھارت کی جو پالیسی ہے وہ اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، مجموعی طور پر جو افغانستان میں حالات تیزی سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اس کے پیش نظر گزشتہ منگل کو یونائٹڈ نیشنز میں افغانستان کے ایمبیسڈر فرید محمودزادے نے ہندوستان سے یہ مطالبہ کیا تھا، کیونکہ ہندوستان اس وقت یو این سیکورٹی کونسل کا صدر ہے، کہ افغانستان کے معاملے پر ایک فوری ایمرجنسی میٹنگ طلب کی جائے. اور ہندوستان نے یہ میٹنگ جو ہے وہ جمعرات کے روز طے کی تھی. اور اس میٹنگ میں کی تفصیلات ابھی تک زیادہ سامنے نہیں آئی ہیں، کیونکہ وہ میٹنگ بند دروازوں کے پیچھے ہوئی تھی. تاہم افغانستان نے ہندوستان کی اس پیش رفت کو بہت سراہا تھا. ان کے ایمبیسڈر نے، ان کے فورن منسٹر محمد حنیف اتمار نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اس چیز کو بہت پازیٹیو انداز میں پیش کیا تھا کہ ہندوستان جو ہے جس طریقے سے افغانستان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں، ہم اس کے لیے اس کے شکر گزار ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آئندہ 11 اگست کو ماسکو میں ایک دوسری میٹنگ جو ہے وہ طے ہونا پائی ہے، جس میں کہ افغانستان، ایران، امریکہ اور چین شامل ہیں، اور اس کے اندر ہندوستان کو شامل نہیں کیا گیا ہے. تو ٹرائیکا یعنی ان تین ملکوں کی میٹنگ میں ہندوستان کو شامل نہ کیا جانا جو ہے ایک بڑی اہم بات ہے، کیونکہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بڑا محور یہ تھا کہ جو بھی بات چیت افغانستان کے ضمن میں ہو اس میں پاکستان کو دور رکھا جائے. لیکن حقیقی طور کے اوپر آپ جب افغانستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے پاکستان کو آپ کسی بھی طریقے سے الگ کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں، نہ ہی اس کو الگ کر کے کوئی بات چیت کر سکتے ہیں. تو ایک باضابطہ طور پر ہم یہ کہیں کہ اگر یہ ہندوستان کی ایک شکست ہے ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہندوستانی حکومت میں ایک یہ بھی تبدیلی آئی ہے کہ اب وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس بارے میں گزشتہ جون کے مہینے میں ایک ہندوستانی وفد نے طالبان کے ان رہنماؤں، ان عہدیداروں سے بات چیت کی تھی جو کہ دوحہ میں امن مذاکرات کے لیے جمع ہوئے تھے. تو اسے اس وقت ایک بامانی اور ایک مثبت پہل قرار دیا گیا تھا ہندوستانی حکومت کی طرف سے کہ وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہندوستان نے ہمیشہ اس بات کو مسترد کیا تھا کہ وہ طالبان سے بات چیت کرے گا، کیونکہ وہ طالبان کو ایک جنگجو گروپ قرار دیتا تھا. لیکن یہ جو خارجہ پالیسی میں تبدیلی آئی، اس کو ایک مثبت تبدیلی مانا جا رہا تھا. تاہم زیادہ تر جو مبصرین ہیں ان کی رائے یہی ہے، اور خود میری رائے بھی یہی ہے، کہ ہندوستان نے یہ قدم لینے میں بہت تاخیر کر دی، بہت دیر سے یہ قدم اٹھایا. ہندوستان گو کہ افغانستان کے ترقی، اس کی خوشحالی اور اس کے دیگر جمہوری اداروں کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے مختلف پروگراموں میں شامل ہے افغان حکومت کے ساتھ ساتھ، لیکن اس کو ایک راستہ کھلا رکھنا چاہیے تھا بات چیت کے لیے.
तालिबान के साथ भी, क्योंकि आप तालिबान को अफ़गानिस्तान से अलग करके कभी भी नहीं दे सकते हैं, और अफ़गानिस्तान का जो भी मुस्तक़बिल होगा, जो कोई भी हुकूमत अफ़गानिस्तान में कायम होगी, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान की शमूलियत जो है उसका एक बड़ा हिस्सा रहेगी, और उसके बगैर कोई भी हुकूमत अफ़गानिस्तान में कायम नहीं हो सकती है। अच्छा, अभी 2 दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का इनॉग्रेशन हुआ है। उसमें 2 मुल्कों के प्रेसिडेंट थे, एक तो इराक के और एक अफ़गानिस्तान के, बाकी प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स और मुख्तलिफ और लीडर्स आए हुए थे, नुमाइंदे आए हुए थे। अशरफ गनी की मुलाकात हुई है इब्राहिम रईसी से, जो ईरान के नए प्रेसिडेंट, और उन्होंने पूरी तरह से मदद करने के लिए वादा किया, और साथ में ये कहा है कि ये जो अमरीकी फौजियों की तादाद कम हुई है, ये फौजी अगर रहेंगे तो ये मुल्क के अंदर इख्तलाफात, खलफशार फैलाने का ही काम करेंगे, क्योंकि इनका काम तभी चलता है जब गड़बड़ी हो मुख्तलिफ मुल्कों में। इसलिए उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि इलाकाई मुल्कों को अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी का खुद ही इंतजाम करना चाहिए। ये गैर मुल्की फौजों को इस पूरे इलाके से साफ करने की बात जो ईरान कहता रहा है 79 से अब तक, वही बात उन्होंने अब दोहराई है। तो आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान में जो ये कम तादाद में अमरीकी फौजी वहां पर रहेंगे, वो मुल्क के लिए कोई भलाई का काम करेंगे? क्या कुछ है, आपको क्या? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका की जो पॉलिसी रही है बेशतर मुल्कों में, उसमें अपने फ़ौजी और अपने जो खुफिया एहलकार होते हैं, उनको मौजूद रखना अमेरिकी पॉलिसी का एक अहम हिस्सा रहा है। और अभी भी जैसे कि आपने भी फरमाया कि अमेरिकी फ़ौजियों के इनख़ला के बाद भी 650 फ़ौजी जो हैं, वो काबुल में रहेंगे और मुल्क के दूसरे हिस्सों में सफ़र करेंगे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है कि आप अपने सिफारत खाने की सिक्योरिटी के लिए 650 फौजी जो हैं वहाँ तैनात करें, उसमें उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 फौजी जो हैं वो मेरे ख्याल से ये काम बआसानी कर सकते हैं। और जो ईरानी सदूर ने माज़ी में भी ये बातें कही, और अभी रईसी साहब ने भी जो बात कही है, वो यही लगता है कि ये जो फौजी रहेंगे, इसमें आला फौजी अफ़सरान और एहलकार रहेंगे, जो कि ये कोशिश करेंगे कि अफ़गानी हुकूमत को दिफ़ाई और अंदरूनी हालात पर कैसे काबू पाएँ, इसके बारे में उनको सलाह-मशवरा वो मुहैया कराएँगे एज़ अ कंसल्टेंट। तो ये बात जो है किसी भी मुल्क में जमहूरी निज़ाम के के खिलाफ जाती है, और इससे जमहूरी इदारे जो हैं वो मज़बूत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें गैर मुल्की मुदाखलत जो है वो हमेशा रहेगी। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सदर रईसी की हलफबर्दारी की तकरीब के दौरान हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी तेहरान पहुँचे थे, और उन्होंने भी सदर रईसी से मुलाकात की, और उस मुलाकात की तफ़सीलात अभी तक ज़्यादा वाज़ेह नहीं की गई हैं, लेकिन कुछ इशारे ऐसे मिले हैं कि चाबहार पोर्ट और ज़ेज़ान रेलवे के अलावा, जो कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसमें हिंदुस्तान की शमूलियत को ख़त्म करने के ऊपर फ़िलहाल ऐसे इक़दाम लिए जा रहे हैं। उसके अलावा अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर भी दोनों सदर रईसी और जयशंकर के दरमियान बातचीत हुई है, और उसमें हिंदुस्तान ने यही मौक़िफ़ अपनाया है कि इस पूरे हालात में अफ़गानिस्तान में अमन व अमान कायम करने के लिए हिंदुस्तान की शमूलियत जो है उसको ज़रूरी बनाना चाहिए, उसको मौजूद रहना चाहिए। और जहाँ तक अशरफ गनी की और उनकी मुलाकात का ताल्लुक है, तो अशरफ गनी जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनको एक तरीक़े से एक एश्योरेंस मिल जाए ईरान की जानिब से कि वो अफ़गानी हुकूमत के साथ कायम करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बताऊँ कि 3-4 महीने पहले ईरान ने भी तालिबान के एक वफ़्द को तेहरान मदऊ किया था बातचीत के लिए, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ईरान जो है वो एक जानिब तालिबान से भी बातचीत कर रहा है, और दूसरी तरफ वो अफ़गानी हुकूमत और उसके एहलकारों से भी बातचीत कर रहा है। तो इसमें हो सकता है कि वो एक बीच का रास्ता अपनाने के लिए या हालात को बेहतर करने के लिए नेगोशिएशन के तौर पर दोनों फ़रीक़ैन से बात कर रहा है, और वो चाहता है कि कोई बीच का रास्ता निकल आए, इसीलिए वो सालिसी का काम ईरान की जानिब से किया जा रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया असद मिर्ज़ा साहब, आपने मुख्तलिफ पहलुओं को बहुत अच्छे अंदाज़ में रखा, जिसमें
भारत का अफ़गानिस्तान के मामले में क्या रुख है ये भी बताया, और भारत को मॉस्को की मुलाकात से अलग रखा गया है। इसके अलावा ईरान अफ़गानिस्तान के मामले में तालिबान और हुकूमत से दोनों से राब्ते में है, ये बात भी सामने आई। और उसके अलावा ये कि शायद भारत ने तालिबान से बात करने में ज़रा देर कर दी है, ये एक कमी रही है। चूँकि एक लंबे अरसे तक भारत अमेरिका की तरह से तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता रहा है। बहरहाल ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीलियाँ आती रहती हैं, और तब्दीलियों को बहरहाल एक्सेप्ट करना वही रियलिज़्म होता है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक़्त में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क शायद अफ़गानिस्तान के मामले में अपना कुछ नज़रिया बदलेंगे या अपनी पॉलिसी पर फिर से गौर करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया असद मिर्ज़ा साहब, आपने वक़्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको कुछ अगर आखिर में कहना है तो आप कह सकते हैं हमारे दर्शकों से। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा काज़मी साहब, और आपके नाज़रीन का, जो कि आपके इस प्रोग्राम को जो है वो रेगुलर तौर पर देखते हैं। शुक्रिया बहुत-बहुत। खुदा हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।